नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपका प्राइम माइंडसेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है ना। सीडीपी का टॉपिक रहेगा आपका अगला, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या रहने वाले हैं, उससे पहले हमने देखा था आरटीई, राइट। आपके पास क्या था, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के अंदर हमने उसके प्रमुख क्या पढ़े थे, सेक्शन पढ़े थे, सेक्शन 6, 3, 6, 7। ठीक है ना। उसके अलावा आपके पास 7 के बाद 11 था, 16 था, 17 था। ठीक है, 21, 22, 23, 25, 27, 33, 34। ठीक है ना। तो जिसमें हमने देखा सेक्शन 3 के अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई थी। ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अलग अलग है। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए 6 से 14 साल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रहेगी, और जो डिसेबल बच्चे हैं उनके 6 से 18 साल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रहने वाली है। बात करें सेक्शन 6 की, उसके अंदर हमने बताया था कि भाई जो आपका सरकारी स्कूल है बनाए गए हैं, जो प्राइमरी हैं और अपर प्राइमरी हैं, उनकी डिस्टेंस क्या रहने वाली है एक स्कूल से दूसरे स्कूल की। है ना। तो जो प्राइमरी स्कूल होगा वो आपके प्रत्येक 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर बनाया जाएगा। उसके बाद जो आपका अपर प्राइमरी होगा उसकी डिस्टेंस 2 से 3 किलोमीटर रहने वाली है। बात करें सेक्शन 7 की, ये आपके फाइनेंशियल शेयरिंग के बारे में बताता है कि जब आपका स्कूल ओपन होता है किसी भी एरिया के अंदर, उसका कितना परसेंट आपके गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट, और कितना आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। ठीक है ना। तो आपका स्टेट गवर्नमेंट से कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा जनरल स्टेट्स के अंदर, और सेंटर कितना देती है, 60%। वो सैलरी की बात हो, अदर एक्सपेंसेस की बात हो, सब कुछ आपका 60% आपका सेंटर देता है, और 40% जो खर्चा होता है वो आपका स्टेट देता है। ठीक है ना। उसके आगे बात करें नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, उसके अंदर 90% आपका सेंटर देता है, और जो 10% है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आता है सेक्शन 11, जिसके अंदर प्री प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है। प्री प्राइमरी का मतलब ये हो गया एलकेजी, यूकेजी, और जो आपका प्ले स्कूल होता है, सिंपली बाल बाटिका और आंगनबाड़ी हो गए। ठीक है ना, इसके ऊपर फोकस किया गया है। उसके बाद आपका सेक्शन 16 है, वो होता है कि आप किसी भी बच्चे को निकाल नहीं सकते, नो डिटेक्शन पॉलिसी। ठीक है ना। आप किसी भी बच्चे को निकाल नहीं सकते, ये आपका कौन से रूल के अंदर है, ये सेक्शन 16 के अंदर। इसको बाद में अमेंडेड किया गया 3 जनवरी 2019 को, जिसमें स्टूडेंट को एक्सपेल किया जा सकता है। ठीक है। और उनको भैया आप बोल सकते हो आप पीछे जाके बैठो, आप आगे नहीं बैठोगे, मतलब आप निकाल नहीं सकते, लेकिन वही है कि आप निकाल नहीं सकते। सेक्शन 16 है। सेक्शन 17 में होता है नो पनिशमेंट, कि आप मेंटली और फिजिकली बच्चे को हेरेसमेंट नहीं कर सकते या उसकी पिटाई वगैरह नहीं कर सकते। ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेक्शन 17 हो जाएगा। बात करें सेक्शन 21 की, तो सेक्शन 21 आपका स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का है। ठीक है ना। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हो जाएगी, जिसके अंदर 16 मेंबर रहने वाले हैं, जिसके 16 मेंबर्स के अंदर 75% तो पेरेंट्स रहने वाले हैं, मतलब 12, 75% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 आपके पास पेरेंट्स रहने वाले, बचे 4। टोटल मेंबर कितने, 16, तो कितने बच गए, 4। उसमें 4 में से क्या कौन कौन होगा, एक तो आपके पास हेडमास्टर हो जाएगा, लिखा हुआ नहीं है बेटा। बाकी एक तो आपके पास हेडमास्टर हो जाएगा, एक आपके पास फीमेल टीचर हो जाएगी, एक आपके पास गर्ल हो जाएगी जो फीमेल है वो, और आपके पास एक विलेज का हेड होगा, जो आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर होंगे। उसके बाद आपका सेक्शन 22 है, जो बात करता है एसडीपी, स्कूल डेवलपमेंट प्लान की। ठीक है ना। उसके अंदर कौन कौन होंगे, उसके अंदर आपके पास जो भी स्कूल का डेवलपमेंट प्लान है वो एसएमसी के द्वारा बनाया जाएगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। ठीक है ना। जो भी स्कूल का डेवलपमेंट प्लान है वो एसडीपी के द्वारा बनाया जाएगा। ये आपके पास एसडीपी। उसके बाद सेक्शन 23, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स। ये बात करते हैं जो आप टीचर लगाओगे उनकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, उनका टेट क्लियर होना चाहिए, पहली बात ये है। उसके बाद आपका सेक्शन 25 आता है, जो पीपल पीपल या आप बोल सकते चिल्ड्रन वर्सेस टीचर्स रेशियो के बारे में, कि जो आपका जो प्राइमरी लेवल होता है वहां पे 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर रहने वाला है, और अपर प्राइमरी के अंदर 35 बच्चों के ऊपर एक टीचर रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं वर्किंग डेज एंड वर्किंग होवर्स की। तो प्राइमरी में आपके पास 220 डेज, ये थोड़ा सा ना वर्किंग डे है, ये होवर आपके पास गलत दिखा है सिर्फ। ठीक है ना। तो प्राइमरी के अंदर आपके पास वर्किंग डेज कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, और जो अपर प्राइमरी हो जाएगा उसके वर्किंग डेज 220।
ठीक है। बात करें आगे घंटों की, तो कितनी देर बच्चों को पढ़ाना है, 800 घंटे हो जाएंगे प्राइमरी के बच्चों को, और 1000 घंटे क्या हो जाएगा अपर प्राइमरी के बच्चे, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि भाई स्कूल के अंदर यदि 150 से 200 बच्चे हैं तो उस स्कूल के अंदर फुल टाइम हेडमास्टर का होना क्या है, जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आता है सेक्शन 27 जो टीचर्स के काम को डिनोट करता है कि टीचर के द्वारा कौन कौन से काम सरकार ले सकती है। पढ़ाई है वो तो ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से जो कार्य हैं एक टीचर को दिए जा सकते हैं करने के लिए, तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे। एक तो आपके पास सेंसस हो जाएगी, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, टीचर हैं वो जनगणना करेंगे। इलेक्शन में ड्यूटी लगेगी टीचर्स की लगेगी, और एक डिजास्टर रिलीफ ड्यूटीज होती है, मतलब कोई आपदा आ गई उसके अंदर रिलीफ ड्यूटीज के अंदर टीचर्स को ड्यूटीज दी जा सकती हैं। तो ये ड्यूटीज रहने वाली हैं, मतलब इमरजेंसी के अंदर हम टीचर्स को ये ड्यूटीज दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 33 और 34 की। तो सेक्शन 33 आपके पास क्या हो जाएगा, नेशनल एडवाइजरी कमेटी हो जाएगी, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा, सेंट्रल लेवल पे एडवाइस देना गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट द एक्ट्स, कोई भी एक्ट लागू करने के लिए, ठीक है ना। सेंट्रल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट को एडवाइस करना। और SAC हो जाएगी स्टेट एडवाइजरी कमेटी, तो वो क्या करेगी, वो स्टेट लेवल के ऊपर क्या करेगी, एडवाइस देगी किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो ये आपके पास दो कमेटी रहने वाली है, एक तो NAC नेशनल एडवाइजरी कमेटी और SAC स्टेट एडवाइजरी कमेटी, ठीक है ना। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में आपके पास एक लर्निंग होती है पॉजिटिव लर्निंग, मतलब पॉजिटिव लर्निंग का मतलब ये है कि जो आपने पहले जो कुछ सीखा है वो इन फ्यूचर आपकी मदद कर रहा है, मतलब जो आपने नॉलेज प्रीवियस नॉलेज ग्रहण की है वो आपके लिए क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वो आपको फ्यूचर में हेल्प कर रही है ना। तो ये नॉलेज आपके पास क्या हो जाएगी, ये नॉलेज हो जाएगी आपके पास पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा ये, ठीक है ना। कि आपकी जो पहले ग्रहण की गई नॉलेज है वो इन फ्यूचर आपकी क्या करे, हेल्प, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा। बात करें आगे तो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या हो जाएगा, प्रीवियस नॉलेज क्रिएट्स ए हिंड्रेंस, मतलब जब आपने पहले कोई नॉलेज ग्रहण की है जो आपको आगे क्या करे, हिंड्रेंस का मतलब आपको रुकावट पैदा करे, हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। जब आपकी पहले ग्रहण की गई नॉलेज है आपको आगे नॉलेज ग्रहण करने में कठिनाई पैदा करती है, तो उस नॉलेज को आप क्या कहते हो, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाती है। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या हो जाएगा, जो आपकी ना तो हेल्प करे ना हिंड्रेंस, मतलब जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है ना तो आपकी इन फ्यूचर में मदद कर रही है, और ना ही वो आपके बीच में मतलब हिंड्रेंस का मतलब ये है कि ना ही वो रुकावट पैदा कर रही है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा। वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या हो जाएगा, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपके पास रहने वाली है बेटा मूविंग टू ए हायर लेवल, मतलब आपने कोई भी चीज है या कुछ भी है, कोई भी टॉपिक मान लो आप जो आपने 6th क्लास में पढ़ा है और वो आपको 7th क्लास में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगी। ये मत बोलना सर अब आपने 7th का 8th, भाई इसका मोटिव यही है जो प्रीवियस क्लास की नॉलेज है वो आपको नेक्स्ट क्लास में हेल्प करती है, वो आपके पास वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, ठीक है ना। जो पहली क्लास है ना उसकी पहली क्लास में जो नॉलेज ग्रहण की है वो आपके अगली क्लास के अंदर जब हेल्प करती है तो वो आपके पास वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। तो यही आपके पास इसमें लिखा गया है कि 7th क्लास का मैथ है वो आपको हेल्प करता है किसमें, 8th क्लास के मैथ के अंदर, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, वर्टिकल। बात करें हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सेम क्लास, मतलब आप 6th क्लास में हो, ठीक है, और आपने कोई टॉपिक साइंस के अंदर पढ़ा और वही टॉपिक आपका मैथ के अंदर हेल्प कर रहा है, ठीक है, हिंदी में हेल्प कर रहा है, इंग्लिश में हेल्प कर रहा है, साइंस मान लो आपके पास इंग्लिश है और वो आपकी इंग्लिश में ही हेल्प कर रही है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्म ऑफ लर्निंग, मतलब सेम क्लास में आपका मदद करे, मतलब कोई भी टॉपिक आपने SS का पढ़ा, सोशल साइंस का, और वो टॉपिक आपका हेल्प कर रहा है किसके अंदर, साइंस के किसी टॉपिक के अंदर, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगी। यही लिखा गया है कि अप्लाई नॉलेज असेस एंड द सेम लेवल साइंस कंसेप्ट यूज्ड इन द सोशल साइंस,
ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें बायलैटरल, बायलैटरल का मतलब यूनिलैटरल की बात करोगे तो यूनिलैटरल का मतलब होता है यूज ऑफ नॉलेज वंस इन द फ्यूचर, मतलब आपने कोई नॉलेज ग्रहण की और उसका यूज एक बार ही होगा, कब, फ्यूचर के अंदर, ठीक है ना। तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एग्जाम्पल आपके पास क्या हो जाएगा, मान लो आपने सीडीपी पढ़ी, ठीक है ना, आपने सीडीपी बीएड के अंदर पढ़ी, ठीक है ना। उसके बाद इसका यूज आपका ना तो ये एस्टेट में आए, ना ये सीटेट में आए, ना ये आपके टीचर के एग्जाम के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगी, यूनिलैटरल हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको केवल एक बार पढ़ा है, ठीक है ना। जैसे आपका 11th का मैथ हो गया भाई, 10th तक के सिलेबस तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आते हैं, लेकिन 10th के इतने टॉपिक नहीं आते, वो 9 10 तक के ही आते हैं, 11th के टॉपिक नहीं आते। तो आपने वो पढ़े, वो आपको आगे किसी भी उसके अंदर हेल्प नहीं कर रहे, मतलब आगे इन टॉपिक्स को कहीं पर भी नहीं पूछा गया, ठीक है। आपने साइंस के अंदर ऑप्टिक्स पढ़ा, आगे आपने अपना करियर मान लो अलग फील्ड के अंदर चूज कर लिया, अब आप वो साइन थीटा कोस थीटा वगैरह, या जो आपने साइंस फिजिक्स पढ़ा, उस फिजिक्स का ऑप्टिक्स पढ़ी, उस ऑप्टिक्स का यूज ही नहीं कर रहे आप उस चीज के अंदर, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगी, वो आपके पास क्या हो जाएगी, यूनिलैटरल, मतलब अब आपने पढ़ी तो है, वो नॉलेज ग्रहण तो की है, लेकिन यूज केवल आपके जीवन में एक बार ही हुआ उसका। एक बायलैटरल होती है, बायलैटरल का मतलब होता है आपने कोई चीज पढ़ी, ठीक है ना, और बायलैटरल का मतलब होता है एक बार पढ़ी वो दो जगह काम आ रही, मतलब आपने लिखना सीखा राइट हैंड से, और यदि आप कोशिश करो तो आपको, मतलब आप जब राइट हैंड से लिख सकते हो ना, तो आप करके देखना लेफ्ट हैंड से भी आप कुछ अक्षर्स को बना पाओगे परफेक्टली, लेकिन यदि आप 10-15 दिन या महीना उसको दोगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट आपके राइट हैंड की तरह ही लेफ्ट हैंड से लिखने लग जाओगे, ये आपके पास क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक, मतलब आपने एक साइड एक बॉडी पार्ट को ट्रेन किया और दूसरा बॉडी पार्ट अपने आप ट्रेन हो गया, वो आपके पास क्या हो जाएगी, बायलैटरल हो जाएगी। नियर एंड फार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा, सिमिलर कंटेंट आएगा तो वो आपके पास नियर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा, मतलब जो आपने 6th में पढ़ा वही आपका 7th में आ रहा है, तो वो थोड़ा सा सिमिलर हो जाता है, कुछ टॉपिक्स है ना ऐसे नहीं देते बिल्कुल डिसिमिलर हो जाए, या फार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की तरह आपकी बुक डिजाइन नहीं होती, आपके एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उनके टॉपिक्स भी इसी प्रकार, जो आपका चैप्टर 1 है वो आपका चैप्टर 2 के अंदर हेल्प करता है, चैप्टर 3 है वो 4 के अंदर हेल्प करता है, मतलब ठीक है ना, थोड़ा सिमिलर सिमिलर से होते हैं, मतलब उसी तरीके से आपका फिर 7th क्लास देखोगे तो उसके आपके कम से कम में नहीं ना 40% टॉपिक्स आपके 6th क्लास से मैच होते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, नियर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगी, फार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब आपने जो 6th क्लास में पढ़ा उस जैसा 7th में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल अलग आ गया, जैसे आपका 10th से जब डायरेक्ट आप 11th में जाते हो तो ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के समथिंग समथिंग क्या मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट आ जाते हैं, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, फार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे के लिए क्या जरूरी है भाई, बच्चे के लिए तो बस सिमिलर ट्रांसफर हो भी या बोल सकते हो नियर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, ठीक है। बात करें लर्निंग कर्व की, तो लर्निंग कर्व है वो आपके पास हरमन के द्वारा दी गई, ठीक है ना, कब दी गई, 1885 में दी गई। टाइप ऑफ कर्व बताई गई है, एक तो आपके पास स्ट्रेट लाइन कर्व है, जो क्या होती है कांस्टेंट रेट, मतलब स्ट्रेट लाइन कर्व का मतलब क्या हो गया, ये आपने कोई भी 2 डायमेंशन माने और जब इसके बीचों बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हो, मतलब जितना ये बढ़ेगा, ये वाला आपका पोर्शन बढ़ेगा, जितना आप टाइम बढ़ाओगे पढ़ाई का उतना ही नॉलेज ज़्यादा ग्रहण करोगे, जितना टाइम इंक्रीज करोगे उतनी नॉलेज आप अक्वायर ज़्यादा करोगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन कर्व हो जाएगी, ठीक है ना। बात करें एक अगली कर्व हो जाएगी आपके पास कनकेव कर्व, इसके अंदर पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है, कैसे होता है, ये आपके पास कोई भी ग्राफ है, ठीक है ना, अरे एक मिनट, लर्निंग स्टार्ट स्लो एंड स्पीड अप, मतलब स्टार्टिंग के अंदर तो स्लोली स्टार्ट होती है, मान लो ये आपके पास लर्निंग है, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में तो ये स्लोली स्टार्ट होगी, फिर बाद में अचानक से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो आपके पास यहाँ से कितना लंबा चला है, ये आपके पास क्या हो जाएगी, स्टार्ट स्लो होती है लेकिन क्या हो जाता है, ये आपके पास क्या हो जाएगी, कनकेव कर्व हो जाएगी। कन्वेक्स कर्व क्या होती है, कन्वेक्स कर्व भाई मैं आपको ये बात बता देता हूँ, मैं लर्निंग इसको मान रहा हूँ, ठीक है ना, आपकी जो वर्टिकल लाइन है इसको मैं लर्निंग मान रहा हूँ, उसके भी यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपकी क्या है, अब आपने लर्निंग तो क्या की, स्टार्ट जब तेज की, ठीक है ना, फास्ट की,
और बाद में क्या होगी, वो स्लो डाउन होगी समय के साथ। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कन्वेक्स कर्व हो जाएगा, ठीक है ना। यही बताया गया है कि भाई नेगेटिव एक्सीलरेशन कन्वेक्स कर्व के अंदर होता है, कनकेव के अंदर पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है। बताया भी गया है जो आपकी कनकेव कर्व है उसके अंदर लर्निंग है ना, वो धीरे धीरे स्टार्ट होती है, ठीक है ना, और बाद में वो स्पीड अप हो जाती है। ऐसा ही आपका भाई दैनिक जीवन में भी ऐसा ही है। जब आप बच्चे को पहले तो प्ले स्कूल में डालते हो, खिलौनों को एडजस्ट करना सीखता है, उसको पजल दी जाती हैं, ठीक है ना, कुछ इमेजेस होती हैं वो बीच से रिमूव करके, तो स्टार्टिंग में केवल वो सीखता है, फिर वो राइटिंग सीखता है, ए सीखता है, ए सीखता है, ठीक है ना। कितना स्लो होता है वो बच्चे के लिए, पूरी साल ए बी सी डी ही सीखना है एलकेजी यूकेजी में, काउंटिंग सीखना 1 2 3, ठीक है ना। फिर धीरे 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 वो स्पीड अप होते 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 12 तक आपका कितने स्पीड अप हो जाती है, ठीक है ना। तो कनकेव कर्व है वो आपके लिए अच्छी होती है। उसी प्रकार से आपके जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ा था उसके अंदर क्या हो जाएगी, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी इंपॉर्टेंट होती है, और एक आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, वो भी आपके लिए क्या होता है, जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। जो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगी वो आपके के लिए क्या हो जाएगी, वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगी। वहाँ हानिकारक का मतलब सिंपली बोल सकते हो कि वो अच्छी नहीं होती, ठीक है ना। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पूछे कौन सी अच्छी होती है कौन सी नहीं होती, तो वो आपके पास एक तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगी, वो तो आपके लिए अच्छी हो जाएगी, और जो नेगेटिव है वो तो खराब हो जाएगी। नाम से भी क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। उसी प्रकार से जो कनकेव होता है वो आपके लिए बेटर होता है, क्योंकि कन्वेक्स क्या होता है, स्टार्टिंग में तो आपने पढ़ना स्टार्ट किया 4 घंटे 8 घंटे या मान लो 15 घंटे, फिर आप लास्ट में धीरे 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 जब नियर टू एग्जाम हो आपने 2 घंटे भी नहीं पढ़े, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लर्निंग, जो अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। ये आपके पास करने कर्व कन्वेक्स हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आपके पास क्या है, मिक्स कर्व हो जाएगी, जो इस टाइप की होती है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से होती है वो, ठीक है ना। आपने स्लोली स्टार्ट किया फिर तेज किया, फिर वो आपके पास क्या होगा, अचानक से कम समय में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन मतलब उसके अंदर क्या होता है, मिक्स के अंदर आप जल्दी भी करते हो, स्लोली स्टार्ट करते हो फिर फास्ट जाते हो, फिर स्लो होते हो फिर फास्ट जाते हो, तो इस प्रकार का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, वो आपके पास मिक्स कर्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास दिखाए गए हैं, ये आपके पास स्टेट हो जाएगी, ये आपके पास पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो जाएगी, नेगेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। वो आपका एस टाइप है, जो ये है ये आपके पास एस टाइप का कुछ इस प्रकार से बना हुआ है ना, ये आपके पास एस टाइप हो जाएगा। उसके बाद प्लेटू देखेंगे, है ना। प्लेटू का मतलब आपको पहले बता देता हूँ, फिर आपको बताएंगे कि द लर्निंग प्लेटू, द लर्निंग प्लेटू क्या होता है, ठीक है ना। तो लर्निंग प्लेटू क्या हो जाएगा, एक पीरियड वेयर नो विजिबल, a period where no visible progress is made despite continued efforts, region of plateau। मतलब क्या होता है भाई, एक पीरियड होता है जिसके अंदर आप प्रोग्रेस है वो बिल्कुल भी शो नहीं करते हो, ठीक है ना। वो आपके पास प्रोग्रेस बिल्कुल आप बिल्कुल रोक देते हो, मतलब बिल्कुल ही आप पढ़ाई नहीं करना, बिल्कुल एकदम से आप मान लो ये आपके पास है, ठीक है ना। मैंने समय के साथ पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मेरे को बिल्कुल ही मैंने क्या कर दिया, नील समय बीत रहा है लेकिन मैं क्या नहीं कर रहा, लर्निंग। ये मेरे पास लर्निंग है, मेरे को मैंने आपको पहले भी बताया है, लर्निंग मैंने वर्टिकल को माना है, ये आपके पास टाइम पीरियड मान सकते हो आप, कि देखो समय इंक्रीज हो रहा है लेकिन मेरी लर्निंग बिल्कुल भी नहीं हो रही। फिर अचानक इस पॉइंट पे मेरे को याद आया, ओहो भाई साहब मेरे को पढ़ना है, तो मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है ना। फिर मैं पढ़ा काफ़ी समय तक, लेकिन बाद में फिर मेरे को क्या हो गया, दी, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये आपके पास इसको प्लेट्यू बोलते हैं। अब इसमें बोला है कि भाई फिजिकल या मेंटल कंडीशन, थकावट, फैट्यू क्या होता है, आपके पास थकावट होती है, ठीक है, थकावट होती है। मान लिया आपने पढ़ाई की, आपको थकावट हो गई, ठीक है, आप पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, ठीक है ना, और आपको यहाँ पे थकावट हुई, आपने बिल्कुल छोड़ दी, फिर आपने लर्निंग स्टार्ट की, फिर आपको थकावट हुई, फिर आपने बिल्कुल छोड़ दी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस प्रकार के प्लेट्यू को बोलते हो आप, ठीक है ना। ए पीरियड वेयर नो विजिबल प्रोग्रेस इज मेड डिस्पाइट कंटिन्यू एफर्ट, ठीक है ना। अब मान लो स्ट्रेट लाइन था आपके पास, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन के अंदर आप लर्निंग कर रहे थे, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन लर्निंग भी साथ साथ इंक्रीज हो रही है, ये तो है नहीं कि आपने तो आपका कहीं पे प्रोग्रेस शो नहीं हो रहा। यदि आप इस पॉइंट पे देखोगे तो आप पहले कहाँ थे, यहाँ पे थे, और समय के साथ आपने प्रोग्रेस की। इस पॉइंट पे शो करोगे तो देखो आपने लर्निंग कहाँ तक की, और समय के साथ आपकी लर्निंग
भी इंक्रीज हो रही है, मतलब आपका प्रोग्रेस हो रहा है। आगे देखोगे तो आगे भी आपके साथ यही होगा, लेकिन आपके पास इस पॉइंट पे देखा आपने तो भी यही था, लेकिन देखो सेम पॉइंट के ऊपर टाइम पीरियड यही हो गया और आपके पास लर्निंग क्या है, सेम है। तो ये कहता है एक पीरियड होता है जहाँ के ऊपर नो विजिबल प्रोग्रेस, आपको है ना प्रोग्रेस है वो विजिबल नहीं होती या दिखाई नहीं देती, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, द लर्निंग प्लेटो हो जाएगा। ठीक है ना। अब ऐसा होता क्यों है कि बीच बीच में आप पढ़ाई छोड़ रहे हो, उसके रीजन दिए गए हैं, रीजन फॉर द प्लेटो, की जो प्लेटो बनते हैं इनके रीजन क्या है। एक तो आपके पास थकावट हो जाती है, वो आपके पास फिजिकल थकावट हो, मान लो आप सुबह रनिंग करके आए और आपसे पढ़ा नहीं गया, ठीक है, आपने लाइब्रेरी पहुंचने के बाद आपने 2 घंटे रेस्ट किया, वो आपके पास क्या हो गया, थकावट, इसलिए आप पढ़ नहीं पाए, ये आपके पास क्या हो गया, फैटिग हो गया। लैक ऑफ मोटिवेशन, आप लगातार पढ़ रहे थे लेकिन जो आपका एग्जाम होना था वो कैंसिल हो गया, तो वहां पे क्या हो गया, लैकनेस ऑफ मोटिवेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट खत्म हो गया यार, अब तक एग्जाम की डेट दे रखी थी, अब अचानक से एग्जाम को कैंसिल कर दिया, तो लैकनेस ऑफ मोटिवेशन हो गया। गैप इन द प्रीवियस नॉलेज, ये इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है, मान लो एक लंबे समय से आप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आपको आदत पड़ गई आराम की, ठीक है, आराम करने के, आराम में, तो आप जिस दिन पढ़ाई स्टार्ट करोगे पढ़ोगे, लेकिन कुछ समय बाद आपको फिर आप उसी जोन में जाना पसंद करोगे, क्योंकि आपको ये जो जोन है ना, ये जो आपने स्टडी की है ये आपको पसंद नहीं आएगा, फिर वापिस से आप उसी जोन के अंदर जाना पसंद करोगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लैकनेस ऑफ मोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद ओवर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, कठोरता। ठीक है, जो आपकी क्षमता है, ओवर कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है हद से ज्यादा कठिन टास्क आपको दे दिए जाए। ठीक है ना, मान लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर तो आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई नहीं, आपकी स्टडी प्रॉपर चल रही है, ठीक है, जिसका आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है उस किताब को आप पढ़ते भी होगे, आप उस चीज को कितनी देर पढ़ पाते हो, वही है, आपने मान लो 3 देर पढ़ा, फिर आपने प्लेटो बना दिया, फिर थोड़ी देर पढ़ोगे फिर प्लेटो बन जाएगा, मतलब अचानक से आप स्ट्रेट लाइन की तरह प्रोग्रेस नहीं कर सकते उसके अंदर, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप थोड़ी देर पढ़ोगे फिर छोड़ोगे, फिर पढ़ोगे फिर छोड़ोगे, फिर पढ़ोगे फिर छोड़ोगे, लेकिन एट द टाइम भाई समय थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आप रीच टॉप पॉइंट के ऊपर, मतलब आप रीच कर जाओगे। ठीक है ना, ये तरीका अच्छा है, मतलब आप कुछ किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा सा उसको पढ़ा छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा पढ़ा फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा पढ़ा फिर छोड़ दिया, ठीक है ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस प्रकार से प्लेटो बनता है। ठीक है ना, और यदि आपको भाई मान लो हार्ड दे दिया, हार्ड टॉपिक दे दिए, तो आप क्या करोगे, क्या बनाओगे, आप क्या करोगे भाई, टॉपिक हार्ड है, आपको वैसे समझ में नहीं आते, आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ी देर पढ़ोगे फिर छोड़ दोगे, फिर पढ़ोगे फिर छोड़ दोगे, तो ये आप क्या बनाते हो, इस प्रकार से आप प्लेटो मेड करते हो। ठीक है ना, और ये आपके पास पठा दिया गया है कि मैंने स्टडी की और मैंने यहाँ पे छोड़ दी, फिर मैंने बंद कर दी, मैंने नहीं पढ़ाई की, नहीं भाई मेरा मन नहीं है, फिर मैंने स्टडी स्टार्ट की, फिर मैंने छोड़ दी, फिर स्टडी स्टार्ट की, फिर छोड़ दोगे, फिर पढ़ोगे फिर छोड़ दोगे, तो ये जो बन रहा है ना पठार, ये इस प्रकार से आप बीच बीच में गैप लेके ही पढ़ते हो। ठीक है ना, तो ये आपके पास गैप लर्निंग भी बोल सकते हो आप इसको ना। और अगला टॉपिक आपका ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी रहेगी, जो हम पढ़ेंगे कल। ठीक है ना, इसके साथ थोंडाई का प्रिंसिपल है, या थोंडाई के जो है ना, थोंडाई की जो प्रिंसिपल है, कंसेप्ट है, वो देखेंगे थोंडाई की। और आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको लगता है कि बेनिफिशियल है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें, शेयर ज़रूर करें भाई, यदि कॉन्सेप्ट आपको सही लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं तो आई जी विश, जय श्री राम, बाय, हैव ए नाइस डे।